बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो मुकदमे की समाअत हुई है, उस अदालती कार्रवाई का अहवाल तो इससे पिछले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आज जब चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से कमरा अदालत में ये कहा गया कि हमारा 14 मई का फ़ैसला मौजूद है, हमने इससे आगे जाना है, हमने इससे पीछे नहीं जाना। और अंडर द लाइन जो चीफ जस्टिस ने हुकूमत को पैगाम दिया कि हमारे पास आइन के आर्टिकल्स मौजूद हैं, आइन की प्रोविज़न मौजूद है, हम उसको फ़िलहाल इन्वोक नहीं कर रहे, अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो चीफ़ साहब ने सवालात उठाए, ये जो चीफ़ साहब ने रिमार्क्स दिए, दरअसल तो ये हुकूमत को एक पैगाम था कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ अदालती जो हुक्म है उसकी डिफेंस करने के ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, दीगर अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रोस्टम पे आए तो चीफ जस्टिस के इस नोयत के जितने भी सवालात थे, जितने भी रिमार्क्स थे, उन सवालों का, उन रिमार्क्स का ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है कमरा अदालत में ठहर के रोस्टम पे आके 3 रुकनी बेंच को क्या जवाब दे के गए, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस खबर का ताल्लुक़ में नाज़रीन इसी इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। और ये इमारत आपको दिखा देते हैं। ये इमारत नाज़रीन, इस इमारत के लिए जो हमारे लिए स्पेस है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है। अभी यहाँ पे जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पुलिस की एक शख्सियत यहाँ पे पहुँची और कहा कि यहाँ पर आप व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। और वो कहा गया कि ऊपर वो कैमरा लगा है, उस कैमरे में आप आ रहे हैं तो लिहाजा आप यहाँ पर व्लॉग रिकॉर्ड ना करें। अब आप अंदाज़ा करें, हम 12-13 सालों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज तक हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। अब हमारे लिए यहाँ पे स्पेस कम की जा रही है। हमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाके व्लॉग रिकॉर्ड करें। आप सुप्रीम कोर्ट के इस ग्राउंड पे, सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस के अंदर ठहर के, इस ग्रीन बेल्ट में ठहर के प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमने भी उनसे ये कहा कि ठीक है, हम आपके ऑर्डर मानते हैं। मैंने वो अपनी लोकेशन पहले वाली चेंज कर ली, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आइंदा के लिए आप ऐसा करें कि एक रिटन ऑर्डर जारी कर दें। जो सिक्योरिटी के हुकाम आए थे कि तहरीरी तौर पे मीडिया को मुतनब्बे किया जाता है कि आप यहाँ पे ठहर के अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, और वो मीडिया जिसे माशरे का, जिसे सोसाइटी का एयर्स एंड आइज़ कहा जाता है, उसको यहाँ पे अपनी साफ़ती जिम्मेदारी अदा करने से रोका जा रहा है। वो यहाँ पर ठहर के अपनी कोई रिपोर्टिंग, अपना कोई व्लॉग, अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखते हैं कितने दिनों के अंदर ये तहरीरी हुक्मनामा हमें, चाहे वो रजिस्ट्रार का है या कोई नोटिफिकेशन है या जो SSP है मुतलका सुप्रीम कोर्ट के, वो कब तक हमें ये जो है वो तहरीरी हुक्मनामा फराहम कर देते कि मीडिया पर यहाँ पर आने और व्लॉग रिकॉर्ड करने पर पाबंदी होगी। अब जो खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था, जी पार्लियामान ने एक कानून बनाया। अभी वो कानून बना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से। उस कानून को बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, 8 रुकनी बेंच बना। 8 रुकनी बेंच ने उस कानून को बनने से पहले ही उसका असर रोक दिया, उसका इफेक्ट रोक दिया। लेकिन मैंने आप नाज़रीन के साथ ये खबर शेयर की थी अपने व्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, कि जितने कानून ये पार्लियामान बनाएगी और उन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट अगर सेट असाइड करेगी, उन कानून को सस्पेंड करेगी, उस पर अमल दरामद रोकेगी, तो दूसरी जानिब पार्लियामान से वो नया कानून वहाँ से बना दिया जाएगा, नया कानून पास कर दिया जाएगा। तो वो जो कानून था उस पर तो अमल दरामद रोक दिया गया। उस पर 3 समातें हो चुकी हैं। 13 अप्रैल को समात हुई, 2 मई को समात हुई, अब 8 मई की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तमाम फरीक़ैन से जवाब मांग लिया गया है। हुकूमत ने नाज़रीन पार्लियामान से आज नया कानून पास करवा लिया है। उस कानून का नाज़रीन नाम है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर बिल 2023। अब इस कानून में ये कहा गया है, पहले कानून से इसको मुख्तलिफ बनाया गया है कि ये जो नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर होती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो नज़र सानी की दरख्वास्त होगी उससे अपील कंसीडर किया जाएगा। और जितने रुकनी बेंच ने पहला फैसला दिया होगा, उस अपील में जो अब नज़र सानी की प्रोविजन को अपील कर दी गई है, उस अपील में अब लार्जर बेंच बैठ के इस केस को सुनेगा। यानी पहले वाला कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, हुकूमत ने आज नया कानून बना के उसे कौमी असम्बली से और आज पार्लियामेंट सेनेट से पास करवा दिया। और ये बिल जो है अब जल्द जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेज दिया जाएगा। तो ये तरीका नाज़रीन, ये सिलसिला इसी तरह से लगता है कि अब चलता रहेगा। यहाँ पर कानून जो है वो चैलेंज होंगे, उन कानून पर अमल दरामद रोका जाएगा और पार्लियामान अपना अख्तियार वो दोबारा से एक्सरसाइज करके उससे मिलता जुलता नया कानून बनाकर जो है वो सदर साहब को भेज दे के ले जाए, हमने नया कानून बना दिया है। तोशा खाना का मुकदमा नाज़रीन, आज बड़े तवील अरसे के बाद, बड़े हफ्तों के बाद तोशा खाना का कोई फ़ैसला एक दरख्वास्त के ऊपर हुआ है। खान साहब की तो मुख्तलिफ दरख्वास्तों के ऊपर हुआ है। जो खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो ये कहते रहे कि ये मुकदमा नाकाबिल समात है, इलेक्शन कमीशन ने कानूनी प्रोविज़न को पूरा नहीं किया, कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया। आज जज हमायूं दिलावर साहब ने
इमरान खान साहब की दोनों दरख्वास्तों पे समाअत की। ख्वाजा हारिस साहब उस पर दलाइल देते रहे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब आज हार गए। और ख्वाजा हारिस साहब के जो पुराने लीगल टीम के वकील हुआ करते थे अमजद परवेज़ साहब, जो कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए, ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए। जोड़ी कभी हुआ करती थी ख्वाजा हारिस की और अमजद परवेज़ की, और वो एमिल फील्ड केस में नवाज शरीफ को दिफा को जो है वो डिफेंड करने के लिए, मरीम नवाज़ को डिफेंड करने के लिए पेश होते थे। लेकिन आज एक दूसरे के अगेंस्ट पेश हुए और आज जीत जो हुई है वो अमजद परवेज़ साहब की हुई है। ख्वाजा हारिस साहब तो कहते रहे कि मुकदमा नाकाबिल समाअत है, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, लेकिन अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि खान साहब ने अपने जो एसेट की तफसीलात थी जो कि कानून के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी थी, खान साहब ने वो तफसीलात नहीं दी, तो ये कसूर इलेक्शन कमीशन का नहीं, ये खान साहब का अपना कानून है। और जिस केस को गैर कानूनी नाकाबिल समाअत करार दिया जा रहा है, कानून के मुताबिक खान साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, उस रेफरेंस पे खान साहब को सुना गया, तमाम फरीकैन को सुना गया, खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, और फिर ये जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मामला है ये आपके पास केस भिजवा दिया गया। ये आपका डोमेन बनता है, आपका अख्तियार बनता है, आपके पास ये केस जो है वो काबिल समाअत है। तो जज साहब ने आज 7 घंटों की तवील समाअत करने के बाद इस केस का फैसला सुना दिया, खान साहब की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, और 10 मई के लिए खान साहब को ज़ाती हैसियत में फ़र्द जुर्म लगाने के लिए बुला लिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब आप देखिएगा कि खान साहब ऐन इंसाफ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए इस फैसले को कि कहीं उन पर फ़र्द जुर्म लग ना जाए, उन्हें अदालत में पेश ना होना पड़े, ये फ़ैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में क्या होगा, कब अपील आएगी, ये तो मामला जब आएगा तब देखा जाएगा। अगले की खबर नाज़रीन वकला के आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाले ड्रामे से मुतल्लिक है। यानी इतनी सोसाइटी हमारी जो है वो उसमें तकसीम आ चुकी है कि हमने अदलिया में भी तकसीम देख रहे हैं, अदलिया में इख्तलाफात देख रहे हैं, पार्लिमान के अंदर इख्तलाफात देख रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातें पार्लिमान में बैठी हैं, खान साहब पार्लिमान को बाईकाट करके पार्लिमान से बाहर बैठे हैं, और भी बहुत सारे जो सेक्शंस हैं उसमें हम इख्तलाफ देख रहे हैं। अवाम के अंदर इख्तलाफ देख रहे हैं कि इस हद तक इख्तलाफात हो गए हैं कि सियासी नोए के इख्तलाफात के ऊपर लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, सियासी इख्तलाफात जो है वो ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील होने लगे हैं। और ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ब्लॉक तक तो महदूद थी, लेकिन वहाँ से निकल के मामला जो वकला के ब्लॉक्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक दूसरे के सामने आमने सामने आ चुके हैं। कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया था, उनको उनके ओहदों से डीसीट कर दिया था। मामला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल को बार बार खतूत लिख रहे थे कुछ जो वकला की एनरोलमेंट का मामला है उस इशू के ऊपर, जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने ज़रा बताते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को लेटर लिखा था, क्योंकि एनरोलमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो जस्टिस काजी फाइसा हैं। जस्टिस काजी फाइसा ने अपने ख़त में सुप्रीम कोर्ट बार से कहा कि आप जो एनरोलमेंट के हवाले से सवालात उठा रहे हैं, आप ऐसा करें कि रिकॉर्ड का जायज़ा ले लें। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद अगर कोई आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप फिर दोबारा इस मामले पर रजू कर सकते हैं। लेकिन वो मामला तो ख़त्म हो गया जस्टिस काजी फाइसा के लेटर लिखने के बाद। फिर और मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के इन अहदेदारों ने पाकिस्तान बार काउंसिल के लोगों को ख़त लिखना शुरू कर दिया, जो हमें बताया गया है, जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँची हैं। तो वो जो तमाम खतूत थे जो इन दोनों साहबान की जानिब से लिखे गए थे, उनमें मुबैना तौर पर कंटेम्पचुअस यानी तज़हीक अमेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को शोकास नोटिस किया। शोकास नोटिस करके ज़ाती हैसियत में बुलाया, लेकिन ये दोनों साहबान वहाँ पे नहीं गए। हेयरिंग का मौका था, मौक़िफ़ देने का मौका था, लेकिन वहाँ पे नहीं गए। तो फिर फैसला सुना दिया गया, दोनों साहबान को डीसीट कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन फर्दर ड्रामा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के जिन्होंने फैसला करके सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को हटाया, सुप्रीम कोर्ट बार ने एक नोटिफिकेशन एलामिया जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के 7 मेंबरान हैं जिन्होंने हमारे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को डीसीट किया है, हम उनकी सुप्रीम कोर्ट बार की रुकनीत ख़त्म करते हैं। ना सिर्फ उनकी रुकनीत ख़त्म करते हैं, बल्कि उस धड़े के, उस ग्रुप के जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसमें उनके 10 मेंबरान हैं, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की उनकी रुकनीत मुअत्तल करते हैं और ये मामला जनरल बॉडी को भिजवा रहे हैं। और ये फैसला 7-10 के रेशो से किया गया, यानी जो फैसला करने वाले लोग थे वो 7 थे, दूसरी जानिब 10 लोग थे। 7 लोगों ने 10 लोगों की जो है वो रुकनीत मुअत्तल कर दी। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि हिफ्ज़ा बुखारी साहबा, जो कि उन 10 लोगों में शामिल थे जो कि दूसरे धड़े के थे, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल सेक्रेटरी के मुताबिक, एडिशनल सेक्रेटरी के मुताबिक, सदर के मुताबिक, हिफ्ज़ा चौधरी साहब ने आके, हिफ्ज़ा बुखारी साहबा ने आके फिर सदर साहब को भी फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के सदर अबू ज़ुबारी साहब को, बाकी बॉडी को भी फारिग कर दिया। जिसके बाद फिर
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोगों ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने ये किया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो अहदेदारान थे उनकी सुप्रीम कोर्ट बार के जो ऑफिसेज़ हैं और जो कॉरिडोर है सुप्रीम कोर्ट बार का उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी। और एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। वो दरख्वास्त आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक साहब ने उस पर समाअत की है। हुक्म इम्तना नहीं दिया लेकिन स्टेटस को बरकरार रखने का कह दिया गया। तो ये वकला में भी तकसीम हो चुकी है। अब आ जाते हैं बंदयाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए, जो पैगाम दिए अंडर द लाइन, उन पैगामात का कमरा अदालत में ठहर के ख्वाजा आसिफ साहब जो है क्या जवाब दे के गए हैं। नाज़रीन, चीफ साहब ने कहा कि हम तो फैसला कर बैठे हैं, इस फैसले से हमने आगे जाना है, पीछे नहीं हटना। आइन के आर्टिकल हमें अख्तियार देते हैं तो वह अख्तियार फ़िलहाल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जब मौका मिला, उन्हें बात करने की इजाज़त मिली, वो रोस्टम पे आए। तो यानी फ़ैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट का कि 14 मई को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने तुर्की ब तुर्की इस सवाल का आके, ऑब्जर्वेशन का आके अदालत को जवाब दिया कि अगर आप पंजाब का इलेक्शन करवाएंगे तो फिर उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, उस इलेक्शन के नताइज को कोई सियासी जमात तस्लीम नहीं करेगी माँ सवाए उस सियासी जमात के जो ये इलेक्शन जीतेगी। किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया कि कौन जीतेगी, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने वाज़ेह तौर पे कहा कि 1970 में भी ऐसा ही हुआ था। जब इलेक्शन नताइज नहीं माने गए तो मुल्क टूट गया था। अगर आप पंजाब का इलेक्शन कराएंगे, पोलिंग करवाएंगे 14 मई की, तो पंजाब का ये इलेक्शन तबाही लेके आएगा। बाकी जो छोटे सूबे हैं बलूचिस्तान, सिंध में, वहाँ पे नफ़रत पैदा होगी और ये जो इलेक्शन होगा इसका नतीजा कोई कबूल नहीं करेगा और ये पाकिस्तान को टूटने की एक और बुनियाद रखी जाएगी। फिर जस्टिस बंदयाल साहब ने आगे चल के कहा, माजी के केसेस का हवाला दिया कि हमें यह ताना दिया जाता है कि अदलिया जो है माजी में उसने आइन का लिहाज नहीं रखा, उसने रास्ते बनाए आमरों के लिए। अब तो हम आइन को जो है पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमने अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। और फिर बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि हम तो गुस्सा नहीं करते, हम तो आइन और कानून पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे गुस्सा किया जाता है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जब आए कि ये जो आइन की बात की जा रही थी, माजी के आमरों का किस्सा चीफ साहब ने बयान किया कि माजी में आमरों के अगर अदलिया ने रास्ता बनाया था तो हम तो अब आइन और कानून पर अमल दरामद कराने के लिए बैठे हैं, आइन की कंप्लाइंस के लिए बैठे हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आके रोस्टम पे कहा कि हमारे साथ 2017 में ज़्यादती हुई, हमारे साथ 2017 से ज़्यादती हो रही है और मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ, लेकिन अब हम आगे चलते हैं, हम माजी की बात नहीं करना चाहते, हम आगे चलते हैं। तो क्या कहा साद रफ़ीक ने कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जज साहबान मौजूद हैं जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, नाम नहीं लिया, जहाँ पे हमें ज़्यादती हुई, हमारे साथ ज़्यादती की गई, 2017 से ज़्यादती हो रही है, आज भी हो रही है और मैं उसका एक विक्टिम हूँ। हमने खुद से कमरा अदालत में बैठ के सुना जब ख्वाजा साद रफ़ीक को लोहे का चना कहा गया और इस लोहे के चने को ख्वाजा साद रफ़ीक की आज स्पीच को, आज अदालत में की गई बातों को 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद बंदयाल साहब सराह रहे थे कि बड़ी अच्छी सियासी बातें की हैं, इन सियासी बातों को कानूनी बातों का रंग दे के तहरीरी तौर पे हमारे सामने लाएं तो इसका हम जायज़ा भी लेंगे। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जब बात की कि आप इस मामले के ऊपर खुद नोटिस लें, तो चीफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हमने तो सो मोटो लेना तर्क कर दिया है। जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि कहाँ तर्क किया है, आपने तो पंजाब इलेक्शन के मामले के ऊपर सो मोटो लिया था, 2 जज साहबान ने आपको नोट भेजा था, आपने उस पर उसको नोटिस लिया, तो आप इस मामले के ऊपर मुल्क में वहदानियत बरकरार रहे, इत्तेहाद बरकरार रहे, यूनिटी बरकरार है, आप इस पर एक और खुद नोटिस ले लें या कम अज़ कम इस नुक्ते पे खुद तवज्जो दे के इस मामले को देख लें कि किस में बेहतरी है पाकिस्तान की, किस में पाकिस्तान के अवाम का मफाद है, किस में पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। और फिर बंदयाल साहब ने कहा कि जब वो फारूक एच नाइक कह रहे थे कि बजट जो है वो जून में पेश करना है, बजट पास करना इस असम्बली के लिए ज़रूरी है, अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी तो बजट कैसे पास होगा। तो जिस पे बंदयाल साहब ने कहा था कि बजट तो मई में भी दिया जा सकता है, माजी में भी मई में बजट जो है कौमी असम्बली में पेश किया जाता रहा। यानी चीफ साहब ये कह रहे थे, उनकी बातों से जो पैगाम दिया गया हुकूमत को कि आप मई में बजट पेश कर दें, उसके बाद आप बजट पेश करने के बाद बजट को मंजूर कराने का कौमी असम्बली को तहलील करके इलेक्शन में चले जाएँ। जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि हमने तो बहुत ज़्यादा लचक दिखाई है, अगर असम्बली अपनी मुद्दत से पहले टूटती है तो इलेक्शन अक्टूबर में नहीं नवंबर में होगा, नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। चीफ साहब ने सवाल पूछा कि नवंबर में कैसे होगा, जिस पर मैंने आपको एक मरतबा बताया था कि अपने एक व्लॉग में कि ये जो 14 अगस्त को असम्बली की मियाद पूरी हो रही है, अगर एक दिन पहले ये असम्बली तहलील कर दी जाए तो ये इलेक्शन अक्टूबर की बजाय नवंबर में चला जाएगा। तो वही बात हमारी उस खबर की तस्दीक जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक आज कमरा अदालत में कर रहे थे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हम तो लचक दिखा रहे हैं, हमारी तरफ से तो अब बात दिनों और हफ्तों की रह गई है। हमने तो मुशर्रफ का मार्शल आपने देखा,
हमने ज़िया का मार्शला भी देखा, हमने निकाब पोश मार्शला भी देखा। निकाब पोश मार्शला कौन सा? ख्वाजा साद रफ़ीक ने नाम नहीं लिया, लेकिन ज़िक्र कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा का, वो ज़िक्र कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद का, वो ज़िक्र कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के सिलेक्टेड थे साबिक़ वज़ीर इमरान खान, उनका जिक्र कर रहे थे कि निकाब पोश ये मार्शला था, सामने इमरान खान थे और पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा थे। और ये बात खान साहब कई मरतबा खुद कर चुके हैं कि मैं तो बेबस था, मैं तो बेअख्तियार था, सारे फैसले तो जनरल कमर जावेद बाजवा करते थे। तो वही बात जो है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आज कमरा अदालत में ठहर के गए कि माजी में अगर आपने आमिरों को रास्ता दिया था तो वो तो आमिर सामने ज़ाहिर थे, लेकिन अब तो नकाब पोश आमिर थे जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है, वो मार्शला भी हमने भुगता है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ने एक और बंदियाल साहब के सवाल का जवाब दिया। बंदियाल साहब का सवाल मुझे याद नहीं, साद रफ़ीक साहब ने कहा कि ये जो बातें की जा रही हैं कि वक्त 2-3 दिन में कोई मुज़ाकरात का नतीजा निकल आए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि ये ना हो कि हम बातें करते रह जाएं और बातों के लिए वक्त कम होता है और फिर कुछ और ना हो जाए, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। और मुज़ाकरात में उन्होंने कहा कि हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, हम भी पीछे हटे हैं और जो PTI वाले हैं वो भी पीछे हटे हैं, और अगर वक्त दिया जाएगा तो अगर हम 3 बातों पर इत्तफाक कर सकते हैं कि मुल्क में 1 तारीख में इलेक्शन हो, इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमतों के नीचे करवाया जाए और जो अपना नतीजा होगा इलेक्शन का वो तमाम सियासी जमातों को कबूल होगा। इन 3 नुकात पर अगर हम इत्तफाक राय पैदा कर सकते हैं, मुत्तफ़िक हो सकते हैं, तो इलेक्शन की इस तारीख को कराना है, वक्त मिलेगा, सियासी मामला है, सियासी स्टेक होल्डर को मौका दिया जाएगा, तो इस बात के ऊपर भी हम इत्तफाक़ी राय पैदा कर लेंगे, इस मसले का हल भी निकाल लिया जाएगा। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।